हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट नंबर 14 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट वुड बी द टोटल पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई व्हेन टू हीटर एट 1000 watt, 250 volt each are connected in series across a 250 volt 50 watt supply। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि दो हीटर है जिनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है और उनके क्रॉस जो वोल्टेज है वो 250 वोल्ट है और आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल पावर कितनी होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी कराया है, इसमें आपको एक फार्मूला यूज करना होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, पहले पहले P1 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? P1 आपको गिवन है 1000 वॉट। सेम P2 की वैल्यू भी सेम है 1000 वॉट। ठीक है, इनके क्रॉस वोल्टेज है कितना है? वो है 250 वोल्ट। 250 वोल्ट। ठीक है, वो आपको लिखना है टोटल पावर इक्वल टू, जो आपको फाइंड आउट करनी है, P1 मल्टीप्लाई बाय P2 अपॉन P1 प्लस P2। ठीक है, तो P1 की वैल्यू कितनी है? 1000। P2 की वैल्यू कितनी है? 1000। अपॉन में आप करिए, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 1000 प्लस 1000। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन 2000। ठीक है, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 500 वॉट। तो फिर जब भी दो हीटर अगर सीरीज में कनेक्टेड है और उनके क्रॉस वोल्टेज सेम है, तो उस केस में आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, टोटल पावर P इक्वल टू P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। तो ऑप्शन में जो हमारा सी होगा, ऑप्शन में जो हमारा बी होगा, वो उस पर करेक्ट हो जाएगा 500 वॉट। क्वेश्चन में 66, if 330 microfarad capacitor are connected in series, the net capacitance is। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि 30 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर हैं जिनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो आपको बताना है कि नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। फ्रेंड देखिए, जब भी कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उस केस में टोटल कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है, टोटल कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होगा वो होगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। टोटल कैपेसिटेंस आगे वाले लिख देता हूँ फॉर सीरीज कनेक्शन के लिए, सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो C1, C2 और C3 की वैल्यू तो सेम ही है। इतना है 30 माइक्रोफैराड। फ्रेंड, रेजिस्टेंस के केस में जस्ट इसका अपोजिट होता है ना, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। तो 1/C क्या होगा? 1/C1 कितना है? 30 प्लस P2 भी कितना है? 30 और ऐसे C3 भी कितना है? 30। ठीक है, अब आप याद इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा C इक्वल टू 30/3। यहाँ से कितना आ जाएगा? 10 माइक्रोफैराड। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। तो ऑप्शन में जो हमारा ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, 10 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन नंबर 67, when the plate area of a parallel plate capacitor is increased, keeping the capacitor voltage constant, the force between plate। तो फिर इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो एरिया है उसको इंक्रीज किया गया है और जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, तो आपको फोर्स की वैल्यू बतानी है। फोर्स इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा या फिर सेम रहेगा। ठीक है, उसको सॉल्व करते देखिए फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे? पहले मैं कैपेसिटेंस का यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है? C इक्वल टू एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसको क्वेश्चन नंबर में मैं 1 देता हूँ। ऐसे फिर कैपेसिटेंस का एक और फार्मूला होता है C इक्वल टू P अपॉन B। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट है, क्वेश्चन में बोला गया है वोल्टेज इज कांस्टेंट। तो फिर यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका नाम दे दीजिए। अपन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ? सेम पोटेंशियल के लिए C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? A। अब देखिए फ्रेंड, अगर एरिया बढ़ेगा तो चार्ज भी क्या होगा? बढ़ेगा, Q भी बढ़ेगा।
ठीक है। और फ्रेंड देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, फोर्स बराबर, देखिए फोर्स बराबर होता है क्यू इंटू ए। ठीक है। देखिए अगर एरिया बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर आ जाइए, अगर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, फोर्स भी तो बढ़ेगा ना, क्योंकि एफ बराबर क्यू ई होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एफ क्या हो गया, एफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू हो गया ना। अगर क्यू बढ़ेगा तो एफ भी बढ़ेगा, मीन्स फोर्स बिटवीन प्लेट क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन में जो हमारा ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सिंपल फ्रेंड मैंने क्या किया, सी प्रोपोर्शनल टू ए एंड सी प्रोपोर्शनल टू क्यू। यहाँ से अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा तो क्यू भी बढ़ेगा, और एफ बराबर क्या होता है क्यू इंटू ई, तो क्यू बढ़ेगा तो एफ भी बढ़ेगा, यानी जो फोर्स सेपरेट बिटवीन का वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, कंसिडर दिस सर्किट गिवन बिलो, व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द 24 वोल्ट सोर्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि 24 का जो बैटरी लगी हुई है ये कितनी पावर को डिलीवर करेगी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 24 की जो बैटरी है ये 6 ओम के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब यहाँ का वोल्टेज भी क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज भी 24 वोल्ट तो होगा ना, 24 वोल्ट। तो यहाँ से मैं आई जी निकाल सकता हूँ ना, आई जी इक्वल टू सिंपल में क्या लिखूंगा, बी अपॉन आर। वोल्टेज कितना है 24 और रेजिस्टेंस कितना है 6, तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 4 एम्पियर। तो अगर मुझे आई जी पता चल गया तो यहाँ से मैं 2 आई जी भी निकाल सकता हूँ ना। तो 2 आई जी बराबर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जाएगा, ये 8 एम्पियर। इसका मतलब फ्रेंड्स इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 4 एम्पियर और इसकी वैल्यू है 8 एम्पियर, यानी यहाँ से कितनी करंट आ रही होगी फ्रेंड्स, 8 + 4 कितनी हो जाएगी यहाँ पे 12 एम्पियर। अभी तो फ्रेंड इस पर 4 एम्पियर चलेगी, इसमें कितनी चलेगी 8 एम्पियर। ठीक है, अब आप यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम 24 वोल्ट सोर्स डिलीवर्ड टोटल पावर, टोटल पावर, टोटल पहले करंट लिख लेते हैं यहाँ पर, टोटल करंट कितनी हो जाएगी 4 + 8 कितना हो गया 12 एम्पियर। ठीक है, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, 24 वोल्ट सोर्स डिलीवर्ड पावर, पावर उस आपसे पूछी गई ना, क्या हो जाएगा V इंटू आई। वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट, करंट कितनी है फ्रेंड्स 12 एम्पियर, तो कितना मिल जाएगा आपको 288 वॉट। ठीक है, यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया, पावर का फार्मूला यूज कर लिया, P = VI से। तो वोल्टेज है 24 वोल्ट और करंट है 12 एम्पियर। ऑप्शन में जो हमारा डी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा 288 वॉट। क्वेश्चन 69, फॉर द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपसे नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी गई है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड जब भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, चाहे वो थेवेनिन रेजिस्टेंस हो या नॉर्टन रेजिस्टेंस हो, उस केस में जो भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है उसकी वैल्यू शॉर्ट हो जाती है, और जो भी करंट सोर्स होता है उसकी वैल्यू जीरो। जो भी करंट सोर्स होता है वो ओपन सर्किट हो जाते हैं, और जो भी वोल्टेज सोर्स होते हैं वो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, उसको मैं कर दूंगा यहाँ से शॉर्ट, ये मैंने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से ये 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐसे ही लगा रहने दीजिए, यहाँ पे 6 ओम हो गया। ठीक है, और ये कितना है, ये फ्रेंड 3 ओम है। और फ्रेंड जो भी यहाँ पे लोड लगा होता है उसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये टर्मिनल ए है, 1 सेकेंड, ये टर्मिनल ए हो गया और ये टर्मिनल हो गया बी। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग लिख लेंगे आर एन, जो भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस के लिए यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 6 ओम और ये हो गया 2 ओम। क्योंकि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था तो मैंने इसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। अब फिर यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, 2 और 6 किस में अपने पैरेलल में ना, या फिर मैं इसको ऐसे बना देता हूँ थोड़ा और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तरीके से
ठीक है, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 6 ओम और ये हो गया 2 ओम। ये टर्मिनल हो गया ए और ये हो गया टर्मिनल बी। यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है आर एन की वैल्यू। तो आपको दिख रहा होगा ना 2 और 6 किस में है, तो यहाँ से लिख लीजिए आप टोटल 2 पैरेलल 6, 2 और 6 पैरेलल में हो और उनके साथ इक्विवेलेंट 3 क्या है, ये सीरीज में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 2 प्लस 6, सिंपल R1 R2 पर R प्लस R2 करके आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 12/8 प्लस 3, ये कितना हो गया 1.5 प्लस 3 इक्वल टू 4.5 ओम। तो ये फ्रेंड्स आ गई आर एन की वैल्यू, नॉट रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, तो ऑप्शन में जो हमारा इसमें डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा 1.5, 4.5 आएगा फ्रेंड्स। हाँ, एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। तो फ्रेंड ऑप्शन में जो हमारा ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा 4.5। क्वेश्चन नंबर 70, two resistor of 200 ohm and 100 ohm are connected in parallel to a 100 volt source. Total current taken by the circuit will be। डिफरेंट इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है तो 2 रजिस्टर हैं जिनकी वैल्यू 200 ओम एंड 100 ओम है और उन दोनों कनेक्ट किया गया है पैरेलल में और उनके क्रॉस जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट सोर्स की बैटरी लगी हुई है। उस केस में आपको ये बताना है कि टोटल करंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए पहले मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, उसका सर्किट डायग्राम बना देता हूँ। देखिए, तो यहाँ से देखिए, ठीक है, एक रेजिस्टेंस में यहाँ पे लगा देता हूँ 200 ओम का और एक लग जाएगा यहाँ पे 100 ओम। ठीक है, और इनके क्रॉस वोल्टेज कितना है फ्रेंड्स, जो वोल्टेज की वैल्यू 100 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगी हुई है। अब यहाँ पे लगा लीजिए 100 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से करंट आ रही, इसकी वैल्यू फ्रेंड्स हो गई 200 और इसकी फ्रेंड्स वैल्यू हो गई 100 ओम, 200 ओम और 100। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या करिए, देखिए यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि R1 की जो वैल्यू है वो है 200 ओम और जो R2 की जो वैल्यू है वो है 100 ओम। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 फॉर पैरेलल के लिए। ठीक है, तो 1/200 प्लस 1/100, यहाँ से इसको R इक्विवेलेंट कर लीजिए। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 3 ओम। यहाँ से R इक्विवेलेंट आ गया, वोल्टेज की वैल्यू तो 100 वोल्ट ही है। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, करंट की वैल्यू निकाल लीजिए। टोटल करंट क्या हो जाएगी, I इक्वल टू B/R इक्विवेलेंट। वोल्टेज कितना है 100 और R इक्विवेलेंट कितना है 200 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 3/200। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5 एम्पियर। ऑप्शन में जो हमारा डी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर लाइंग पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि एक कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है, उस केस में आपको फोर्स की वैल्यू बतानी है। देखिए फ्रेंड, तो उस केस में फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए फोर्स का मैं सिंपल आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए F बराबर होता है VIL साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है, तो उनके बीच जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या होगा फ्रेंड, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है, उस केस में करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, F बराबर VIL साइन 0। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब फोर्स क्या हो जाएगा 0। तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है हमारा। तो ऑप्शन में जो हमारा ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 72,
the RMS value of the resultant current in a wire which carries a DC current of 10 ampere and the sinusoidal AC current of peak value 20 ampere. ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको रिजल्टेंट करंट की वैल्यू निकालनी है, आपको डीसी करंट और एसी करंट की पीक वैल्यू गिवन है. देखिए फ्रेंड, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए आरएमएस वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट करंट IRMS जो आपसे पूछा गया है, इसके फ्रेंड फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट I स्क्वायर RMS डीसी करंट की वैल्यू, सेम आप लिखेंगे I स्क्वायर RMS AC करंट. ठीक है, अब देखिए आपको कौन कौन सी वैल्यू गिवन है. आपको डीसी करंट की वैल्यू गिवन है, डीसी करंट आपको गिवन है 10 एम्पियर. और फ्रेंड देखिए एसी करंट की आपको पीक वैल्यू गिवन है, मतलब आपको मैक्सिमम वैल्यू गिवन है. कितनी है फ्रेंड्स, 20 एम्पियर. तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा आरएमएस में. ठीक है, तो देखिए फ्रेंड मैक्सिमम करंट इक्वल टू क्या होता है, √2 इंटू RMS. तो यहाँ से IRMS क्या हो जाएगा, IRMS हो जाएगा IM/√2. ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 20/√2. अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए. डीसी में तो आरएमएस वगैरह कुछ होता नहीं है ना, तो आप लोग सिंपल इसमें डीसी की वैल्यू पुट कर लीजिए. कितनी है 10. क्या 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे IRMS की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली 20/√2, क्योंकि पीक वैल्यू गिवन थी, हमने इसको चेंज कर लिया आरएमएस में. तो 20/√2 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर. अब ये फ्रेंड्स हो गया 100 और फ्रेंड ये कितना हो गया 400/2. यहाँ से कितना हो जाएगा 100 प्लस 200 कितना हो गया 300. यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा 70.3 एम्पियर IRMS की वैल्यू. तो एक बार चेक करते हैं, तो ऑप्शन में जो हमारा बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा 17.3 एम्पियर. क्वेश्चन नंबर 73, द टाइम कांस्टेंट ऑफ ए RL सर्किट इज. तो फ्रेंड RL सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होता है वो आप लिखेंगे टाउ इक्वल टू L/R. ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टाउ इक्वल टू L/R. ये फ्रेंड्स हो गया टाइम कांस्टेंट ऑफ ए RL सर्किट के लिए. तो ऑप्शन में जो हमारा डी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 74, इन एन RLC सीरीज सर्किट R इक्वल टू 20 ओम, XL इक्वल टू 63 ओम एंड XC इक्वल टू 32 ओम, द रिजल्टेंट इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट. तो फिर ये RLC सर्किट है जिसमें आपको R की वैल्यू गिवन है, XL की वैल्यू गिवन है और XC की वैल्यू गिवन है. तो आपको ये बताना है कि रिजल्टेंट इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी. ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड RLC सर्किट के केस में जो टोटल इम्पीडेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. ठीक है, यहाँ से वैल्यू आपको क्या क्या गिवन है, देखिए R की वैल्यू आपको गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है आपको 20 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है, XL की वैल्यू कितनी गिवन है 63 ओम. सेम ऐसे ही इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है 32 ओम. तो Z इक्वल टू सिंपली से वैल्यू पुट कर लीजिए आप. तो Z इक्वल टू हो जाएगा R का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस XL की वैल्यू है 63 और XC की वैल्यू है 32 स्क्वायर. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए. ये कितना हो जाएगा 400 प्लस ये कितना हो जाएगा 31, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर आप कर लीजिएगा. तो कितना जाएगा 400 प्लस 961, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 1361
ये किसका रूट होता है 37 इंटू 10 की वैल्यू कितनी आ गई 37 ओम। ऑप्शन में जो हमारा सी होगा वो उसमें करेक्ट जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड सीरीज अगर आरएलसी सर्किट गिवन हो उस केस में आपसे इनपुट डैश की वैल्यू पूछी जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा J R प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। फिर आप क्या करिए सारी वैल्यूज पे पुट कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 डी टाइम कांस्टेंट ऑफ ए आरसी सर्किट। तो पहले फ्रेंड्स हमने सॉल्व किया था आरएल सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट। अब देखिए आरसी सर्किट के लिए जो टाइम कांस्टेंट का जो फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू होता है आरसी। ठीक है, ये फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी पूछे आते हैं पेपर में। तो टाइम कांस्टेंट ऑफ ए आरएल सर्किट के लिए क्या होगा टाउ इक्वल टू एल अपॉन आर होगा, और टाइम कांस्टेंट ऑफ ए आरसी सर्किट के लिए होगा टाउ इक्वल टू आरसी। फ्रेंड्स आज हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट नंबर 14 डिस्कस किया। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।